हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर भी रहे होंगे। क्योंकि अभी प्रीलिम्स का काफ़ी कम समय बच गया है हमारे पास, तो हम इंस्टेंट रिवीजन कर लेते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं। सेलिएंट फीचर्स जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो चलिए जरा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ कानून की आवश्यकता तो पड़ती ही है। जैसे हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें भी तो कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, चाहे फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, खो खो खेलो, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, उसमें भी अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो इसी तरह कोई भी राज्य राज्य यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान नहीं, राज्य मतलब भारत, स्टेट मतलब इंडिया, ठीक है। तो सर्वोच्च विधि और कानूनी दस्तावेज होता है किसी भी देश का क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज और सर्वोच्च विधि, जो हमें बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कैसे बनेगी, इलेक्ट होकर आएगी तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है, सरकार का गठन कैसे होगा, संरचना कैसी होगी सरकार की, और कार्य के विषय में वर्णन करता है कि गवर्नमेंट को क्या क्या काम करना है, उसके बारे में हमें कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ये सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। ये किस में मेंशन होता है? डीपीएसपी में। ये डीपीएसपी के थ्रू हमें बताता है कि सरकार को क्या क्या काम करना चाहिए, ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट के लिए। और सरकार पर सीमाएं आरोपित करता है कैसे? फंडामेंटल राइट से। आपको पता है हमारे पास फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, राइट। तो सरकार जो है वो ऐसा कोई भी विधि कानून नहीं बना सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है। अगर ऐसा कोई कानून बनाती है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऐसी कोई भी विधि जो हमारे फंडामेंटल राइट का वोलेशन करती है उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाएगा, राइट। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि सरकार के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो जो मन में आए वो नहीं कर सकती। जैसे कि 1973 का केशवानंद भारती केस है, उसमें कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, किसी भी पार्ट में कर सकती है, लेकिन वो बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसमें छेड़छाड़ किए बगैर उसमें संशोधन नहीं कर सकती है, राइट। तो ये हमें क्या बताता है कि जो सरकार है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है कि वो लोकतंत्र को बदल के राजतंत्र कर दे, आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीन ले। इसलिए जो संविधान है वो पावर को लिमिट करता है। किसकी पावर को? सरकार की पावर को। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला सेलिएंट फीचर जो है वो ये है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। लिखित, आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन को दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अमेरिका, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। और जो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तब वो फ्रेम किया गया था, बनाया गया था 1949 में, तो उसमें एक ही प्रस्तावना थी जो आज भी है, ठीक है। 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में वो बटे हुए थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हैं, 25 भागों में वो बटे हुए हैं और 12 अनुसूचियां। यानी कि समय समय पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट होता गया और टाइम पर उसमें चेंज आते गए हैं। कुछ पार्ट्स को हटाया गया है, कुछ को नया ऐड किया गया है। वैसे तो आर्टिकल्स 395 ही हैं, लेकिन किसी में क्लोज वगैरह ए बी जोड़ दिए गए हैं, किसी में अमेंडमेंट करके 395 ए एक्सेट्रा करके पार्ट्स को जोड़ के, और कुल अब 470 है। वैसे तो गिने जाएंगे 395 ही। आप समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आर्टिकल तो 395 ही हैं, लेकिन देखो आर्टिकल था हमारे पास 21, तो 21 में अमेंडमेंट करके हमने राइट टू एजुकेशन जोड़ा तो उसको हमने 21A कर दिया, यानी कि ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको भी अब काउंट किया जाएगा। इस तरीके से बढ़कर 470 अनुच्छेद हो गए हैं। अब जो पार्ट्स थे वो पहले 22 थे, अब 25 हो गए हैं। 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि इतना वास्ट, इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा? इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। भौगोलिक कारण, जैसे कि भारत का विस्तार और विविधता। भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, ठीक है, उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो सभी को ध्यान में रखते हुए ही तो कानून बनाया जाएगा ना। इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो इतना लेंदी है। ऐतिहासिक, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हमने बहुत सारा पार्ट एज इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 को, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लेंदी हो गया है। और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए एक ही संविधान है। ऐसा नहीं कि राजस्थान के लिए अलग संविधान बनाया जा रहा है और पूरे भारत के लिए अलग संविधान, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जम्मू कश्मीर में ऐसा था, लेकिन 2019 में वो भी हटा दिया गया है, राइट। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभाव, तो ये सभी कारण है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना लेंदी बना है, राइट। चलिए नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बहुत सारे देशों से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इस वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी है, और ये एक्सेलेंट फीचर भी है कि हमने बहुत सारे देशों से, बहुत सारे स्रोतों से लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसी के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण जो है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो आज से 100 साल पहले बन चुका था, जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था, तो हम उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ क्या नया हो सकता है ये जानने के लिए हमने बहुत सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा, जाना, और उनमें जो जो प्रोविजंस हमें अच्छे लगे उसको हमने लिया। लेकिन एज इट इज़ नहीं, वो हमारे देश के लिए सूटेबल कैसे होंगे उस हिसाब से हमने उनमें चेंज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिया है, राइट।
जैसे कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये तो हमारे लिए ही बनाया गया था, इससे हमने लिया। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, जुडिशियल रिव्यू लिया। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिए, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली, राइट। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिए। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होगा। ब्रिटिश संविधान से हमने कानून के समक्ष समानता और सिंगल सिटीजनशिप लिए। कनाडा से हमने अर्धसंघीय ढांचा लिया। जर्मनी से हमने आपातकाल के प्रोविजंस लिए। ऐसे ही हमने विभिन्न देशों से नई नई चीज़ें ली हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही लचीला है और ना ही कठोर, यानी कि उसमें अमेंडमेंट करना ना ही ईजी है और ना ही ज़्यादा टफ, ठीक है। जैसे कि कठोर वो होता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, स्पेशल प्रोविजंस की, स्पेशल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है, लाइक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए हमें स्पेशल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है, इतना इजी नहीं है उसमें अमेंडमेंट करना। और एक होता है कि जैसे किसी आम कानून को बनाते हैं उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, जैसे कि ब्रिटेन में, तो ये होता है लचीला, यानी कि बहुत जल्दी से, जैसे कि कोई कानून बनाया है नॉर्मली, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, वो कि ब्रिटेन में। तो हमारे इंडिया में दोनों का मिक्सचर है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी है अमेंडमेंट करना और ना ही ऐसा है कि बहुत टफ है अमेंडमेंट करना, ठीक है। दोनों का मिला जुला रूप है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर हमें देखने को मिलता है। पहला ये क्या है कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है, कि हमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जाता है। एक मिनट भाई, हाँ जी, तो विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है। और कुछ ऐसे आम तरीके से भी, जैसे कोई आम कानून बना दिया, कुछ ऐसे अनुबंध भी होते हैं जिनसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया जाता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते हैं, वो वाले प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा, फिर एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फीचर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो फेडरलिज्म के हैं, और कुछ उसी के साथ कुछ फीचर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिससे यूनिटरी फीचर्स, ठीक है। जैसे कि फेडरलिज्म के फीचर्स कौन कौन से हैं कि ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी, यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों लेवल पे हमारे पास गवर्नमेंट होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। बाइकैमरलिज्म होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर होता है, पावर है जो वो बटी हुई होती हैं आपस में स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। और इसी के साथ कुछ फीचर्स होते हैं यूनिटरी फीचर, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, हमारे पास एक ही नागरिकता है कि हम भारत के किसी भी कोने में रहें, लेकिन हम हमारे पास क्या पहचान है कि हम इंडियन हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किसी स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती। स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किसी भी राज्य का अलग से कोई संविधान नहीं होता है। सेंटर चेंज नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, जो केंद्र है वो किसी भी राज्य की सीमा और उसका नाम जो है उसमें वो चेंज कर सकता है। इसके लिए वो पर्टिकुलर स्टेट से पूछता है, लेकिन उसके जो पर्टिकुलर स्टेट का मत है उसको मानने और ना मानने का पूर्णतः फैसला किसका होता है, सेंटर का, ठीक है। वो माने या ना माने, उस पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो माने ही का। एक सिंगल जुडिशरी होती है। इमरजेंसी में जो हमारा फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिटरी में आ जाता है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, ठीक है। कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जो स्टेट में जो गवर्नर है उसको सेंटर के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। ये सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन देखो, फिर भी संविधान में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि क्या फेडरलिज्म, संघीय शब्द का संविधान में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर आर्टिकल जो 1 है, जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें भारत को उल्लेख कैसे किया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। किसका संघ है? भारत राज्यों का संघ है। इसको दो रूप में अभिप्राय निकलता है कि पहला ये कि जो भारत में जो संघ है राज्यों के बीच, वो किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, ठीक है। यानी कि दूसरा ये निकलता है कि जो राज्य है उनको संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब राज्य का मन करेगा वो कह देगा कि हम तो इंडिया में नहीं रहेंगे, अपना अलग से अपना स्टेट बनाएंगे, तो ऐसा उनके पास कोई राइट नहीं है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ऐसा आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है, लेकिन संघीय शब्द का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसी वजह से अलग अलग जो लोग हैं, विद्वान हैं, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा है। जो केसी वेर हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल, यानी कि अर्धसंघीय कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा है? अर्धसंघीय, ठीक है। जो मॉरिस जॉन्स, उन्होंने कहा है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स ने कहा है। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अलग अलग बातें कही हैं। केसी वेरे ने कहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। उसके बाद आता है सरकार का संसदीय रूप। जो संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ये उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है? देखो, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से। अमेरिका में कौन सी फॉर्म है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ठीक है। वास्तविक में नाममात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति होती है। जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि जो वास्तविक और नाम मात्र, यानी कि जो भी पावर होती है वो सारी प्रेसिडेंट में होती है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है, लेकिन असली पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, ठीक है।
विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ही नेतृत्व होता है और निचले सदन का विघटन यानी कि लोकसभा अथवा विधानसभा का विघटन भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, सरकार का संसदीय रूप, और ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ सिस्टम डेमोक्रेसी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर एट सेंटर ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, नॉमिनल एंड रियल हेड, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। संसद की संप्रभुता कहाँ पे है, ब्रिटेन में, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ है, अमेरिका में। लेकिन हमारे इंडिया में किसकी सुप्रीमेसी है, हमारे इंडिया में सुप्रीमेसी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। इसमें कहा गया कि जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का कि पार्लियामेंट जो है वो कहीं भी संशोधन करके कोई भी कानून जो है वो बना सकती है। लेकिन जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब ये आता है कि वो उस कानून पर जो हमारी जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और देख सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके जरिए वो उसको नल एंड वॉइड भी करार कर सकती है, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद आता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे पास जो है वो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। सर्वोच्च न्यायालय, संघीय अदालत या शीर्ष न्यायालय। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट सबसे शीर्ष पर होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, और फिर उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, एंड आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। संविधान का संरक्षक है कौन, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए गए हैं। जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा है, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें हैं, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन होगा, यानी कि न्यायाधीशों को वेतन भत्ते वगैरह देना, और विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक है, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। ये सभी प्रोविजंस क्या बताते हैं कि हमारे पास जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले आराम से ले सकती है, उसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, और इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ले लिया वो सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है कि हमारे राइट दिए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, जो कि आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 में मेंशन किए हुए हैं। कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। और अगर इन्हीं अधिकारों का हमारे वॉयलेशन होता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हमारे पास, कि आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 तरीके की जो है वो रिट जारी करता है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार परीक्षा। इन सारी रिट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कितने हमारे पास, 6। कहाँ पे हैं, पार्ट 3 में। कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। और अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने तरीके की रिट जारी करता है, 5 तरीके की रिट जारी करता है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार परीक्षा, राइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं डीपीएसपीस। क्या आते हैं हमारे पास, डीपीएसपीस। देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक तत्वों का कार्य होता है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। जो फंडामेंटल राइट हैं वो अगर उनका उल्लंघन होता है, उनको नहीं माना जाता है, तो हम कानून के द्वारा उनको लागू करवा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों की तरह इन कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। किसको, डीपीएसपीस को, ठीक है। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में सिद्धांत मौलिक हैं, यह देश की जिम्मेदारी है कि वे कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। जैसे कि आर्टिकल 44 किसके बारे में बताता है, यूसीसी के बारे में बताता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका प्रोविजन कहाँ है, यूसीसी में। लेकिन ये फंडामेंटल राइट की तरह नहीं कि भाई मैंडेटरी है, लाओ ही लाओ, ठीक है। तो अब हाँ, सरकार इसके मद्देनजर रखते हुए एक वेलफेयर स्टेट के लिए नीतियां बनाते वक्त यूसीसी को ला सकती है, ये होता है डीपीएसपी। लेकिन आर्टिकल जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी तरह मैंडेटरी नहीं है कि इनको लागू किया ही जाए, राइट। किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीति के आधार जनमत। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी 3 तरीके के होते हैं, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। यानी कि समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, और लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब उदारबोधिक सिद्धांत, ठीक है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, और हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। और फंडामेंटल राइट हमने कौन से देश से लिए हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए, हमने अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये देख लिया हमने। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस समय हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था।
लेकिन उसमें उस समय कितने ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी 10, लेकिन फिर से 86वें संविधान संशोधन में एक और जोड़ी गई ड्यूटी, अब 11 ड्यूटीज़ हैं टोटल। कौन कौन सी हैं? संविधान का सम्मान करना चाहिए हमें, आपसी भाईचारा होना चाहिए, देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण का बचाव, स्वतंत्रता के आदर्शों का संयोजन, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, शिक्षा के अवसर। ये देखो, ये डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है। महिलाओं का सम्मान, वैज्ञानिक विचारधारा, मानवीय गतिविधियों की उत्कृष्टता, ये 11 प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी हैं। ठीक है, क्या है? आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का वर्णन है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4A में। ठीक है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में। मूलतः ये संविधान में नहीं थी, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया है। उस समय 10 जोड़ी गई थी, फिर 2002 में एक और अमेंडमेंट किया गया, 86 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। टोटल कितनी है? 11। राइट, अच्छा जी। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलर का मतलब होता है कि पंथ निरपेक्ष होना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट में प्रेम्बल में ये सेक्युलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया था, उससे पहले ही प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि इंडिया जो है वो सेक्युलर कंट्री है। अगर इसमें ना भी जोड़ते तो ये बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29, 30, 44, ये सभी किसके बारे में बताते हैं? सेक्युलरिज्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इंडिया कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में सभी धर्मों को मान्यता दी जाती है, यानी कि जो स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मिनिमम एज कितनी वोट डालने की? 18। पहले कितनी थी? 21। लेकिन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको 18 किया गया? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में जो एज है वोट डालने की, उसको 21 से 18 कर दिया गया। अब सभी लोगों को वोट डालने का राइट है, उनके साथ किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी चीज़ के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसकी आयु 18 से ऊपर है, 18 या 18 से ऊपर, वो वोट डालने के एलिजिबल है, वो वोट डाल सकता है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार। राइट, अच्छा जी। फिर आता है सिंगल सिटीजनशिप, इसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द सिंगल सिटीजनशिप अनलाइक यूएसए। यूएसए में क्या है? स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है आपको और एक अमेरिका के नागरिक होने की भी सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन, कि हम इंडियन है बस। ठीक है, यूएसए सिटीजन्स विल बी हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए एंड ऑल्सो द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय मतलब कि इंडिया में कुछ ऑटोनमस बॉडीज भी हैं, जैसे कि यूपीएससी जो आपको एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो एक ऑटोनमस बॉडी है। जैसे कि एसएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है, ईआईसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? ऑटोनमस बॉडीज हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आता है आपातकालीन प्रावधान। हमारे इंडिया में 3 तरीके की इमरजेंसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की इमरजेंसी का प्रोविजन है। नेशनल इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये अभी तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। राइट, अच्छा जी। फिर होती है त्रिस्तरीय सरकार। देखो हमने अभी पढ़ा था पीछे, हम सैलेंट फीचर्स पढ़ के आए हैं, तो हमें ड्यूअल पॉलिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट। लेकिन अब 3 लेवल पे है, लोकल लेवल पर भी है। पहला ऐसे नहीं था। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, यूनियन और स्टेट लेवल पर ही गवर्नमेंट थी। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायती राज को जोड़ा गया और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटीज को जोड़ा गया। 3 स्तर पर सरकारें हैं, यूनियन, स्टेट और लोकल, यानी कि सेंटर पे भी, स्टेट पे भी और लोकल पे भी। लोकल पे कौन कौन सी? शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज और गाँवों में पंचायत। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आता है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया। इस संदर्भ में इसमें 3 परिवर्तन संविधान में किए गए। कौन कौन से? किसने सहकारी समिति गठित करने के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। आर्टिकल 19 में भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसने एक नए राज्य के नीति निदेशक तत्व जोड़ा सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए, आर्टिकल 43 है। ठीक है, डीपीएसपी में भी एक नया प्रोविजन जोड़ा और इसने एक नया भाग ही बना दिया। इसने पार्ट 9B, देखो पार्ट 9 में क्या है? पार्ट 9 में है पंचायती राज। पार्ट 9A में क्या है? पार्ट 9A में हमारे पास है म्यूनिसिपैलिटीज और पार्ट 9B में हमारे पास क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। अच्छा जी, तो आर्टिकल 243 से लेकर ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वर्णन किया गया है। कब? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के बारे में। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। उसके क्या क्या कारण है ये भी हमने जाना। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमने विभिन्न स्रोतों से लिया है, ये भी एक कारण है कि वो एक लंबा संविधान है। और ये भी एक एक्सीलेंट फीचर भी है कि हमने कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हमने डीपीएसपी के बारे में जाना। डीपीएसपी को कहाँ पे मेंशन है? डीपीएसपी पार्ट 4 में, राइट, आर्टिकल 36 से 51 में मेंशन है। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना ना ही ईजी है और ना ही टफ है। ईजी कहाँ पे है? ब्रिटेन में। टफ कहाँ पे है? अमेरिका में। और इंडिया में दोनों का मिलाजुला रूप है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमने एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के बारे में भी देखा कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी है, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की, डिवीजन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म है। तो इन सबसे पता चलता है कि फेडरलिज्म है। लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं जिससे पता चलता है कि यूनिटरी भी है। इसीलिए केसी वर्य ने क्या कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? क्वासी फेडरलिज्म है। कैसा है? क्वासी फेडरलिज्म है। ठीक है, सरकार का संसदीय रूप देखा हमने। संसदीय रूप हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है?
ब्रिटेन से। अमेरिका में कैसे प्रेसिडेंशियल है। पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि एक नाममात्र का हेड होता है जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, और वास्तविक हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन सी पार्टी का नेता होता है, जिसको बहुमत मिला होता है। ठीक है। संसदीय संप्रभुता न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय देखा हमने। उसके बाद हमने एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका देखी, मौलिक अधिकार देखे, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में जाना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा, सिंगल सिटीजनशिप, ऑटोनमस बॉडीज के बारे में जाना, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जाना, 3 टायर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में हमने जाना। तो ये सारे सेलियंट फीचर्स हैं किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आई होप ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, काफी कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।